हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को बच्चों सेकेंडरी का है ना, सेकेंडरी का आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। सेकेंडरी की फिजिक्स में बच्चों आप लोग थर्ड मॉड्यूल पढ़ रहे थे। कौन सा मॉड्यूल था बच्चों? थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल का नाम क्या है बच्चों? मूविंग थिंग्स। मूविंग थिंग्स में बच्चों आप लोगों ने इसके पहले कई लेक्चर्स पढ़ लिए। इसके पहले बच्चों आप लोगों ने कई सारे लेक्चर्स पढ़ लिए, कई चैप्टर्स पढ़ लिए। जैसे आप लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चों? मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने मोशन पढ़ा था, मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। फिर बच्चों आप लोगों ने इसके बाद फोर्स एंड मोशन चैप्टर पढ़ा, है ना, फोर्स एंड मोशन चैप्टर पढ़ा। अब आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कौन सा? ग्रेविटेशन, है ना। इसके पहले के जो बच्चों आपके जो चैप्टर्स हैं, है ना, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक वो किसका है बच्चों? केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, है ना, वो केमिस्ट्री चैप्टर। ये कौन से चैप्टर्स बच्चों? ये सब आपके फिजिक्स के चैप्टर। तो इनको फिजिक्स के अंडर पढ़ेंगे, बाकी सब केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। चलो देखो, चैप्टर है बच्चों आपका ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? सबसे पहले जानो ग्रेविटेशन क्या होता है। देखो, डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन ने बताया था बच्चों कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कहां से आता है, कैसे आता है, तो सारी कहानी आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों थोड़े से न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये आज का सेशन है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे असलियत में ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन के कारण मोशन कैसे होती है, ऑब्जेक्ट कैसे अंडर ग्रेविटी मूव करते हैं, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, ग्रेविटी कैसे मास पर या फिर वेट पर डिपेंड करती है। ये सारी चीजें बच्चों हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का चैप्टर जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, आज से ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन। चलो देखो बच्चों, बात आती है, मैंने पूछा ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन होता क्या है? तो आपने कहा सर ऐसा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लिया ये अर्थ है, अर्थ के बगल में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, है ना, अर्थ के बगल में कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो अर्थ करेगी क्या? इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करेगी बच्चों? अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी बच्चों? अट्रैक्ट करेगी। तो मैंने कहा फोर्स ऑफ क्या आ रहा है बच्चों? अट्रैक्शन आ रहा है। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटेशन कहते हैं। अब पूछा गया क्यों आया, कैसे आया? तो मैंने कहा देखो, ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना बाय विच टू ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन्स मास अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, तो मैंने कहा अगर मास है और अट्रैक्शन है बच्चों, मैंने कहा मास है और मास के कारण अट्रैक्शन आ रहा है, तो इस टाइप का जो अट्रैक्शन होता है उसको आप क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटेशन कहते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल बताओ। आपने कहा सर देखिए ऐसा है, ये रही आपकी अर्थ, है ना, अर्थ। आपने कहा सर गैलेक्सी में, आपके यूनिवर्स में बहुत ढेर सारे छोटे छोटे वो होते हैं क्या, जिसको आप कहते हो एस्टेरॉइड्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, है ना। तो अर्थ क्या करती है? हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है तो ये भी अट्रैक्ट करते हैं। बात आता है दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मूव कौन करेगा? बात आई अर्थ बहुत बड़ी और ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं छोटे होते हैं, तो ये मूव कर जाते हैं। तो आप कहते हैं सर तारा टूटता हुआ दिखाई देता है ना। तारा टूटता हुआ नहीं दिखाई देता। ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं बच्चों, ये एस्टेरॉइड्स होते हैं, अर्थ इनको अपनी तरफ खींच लेती है ना। अर्थ इनको अपनी तरफ क्या करती है बच्चों? खींच लेती है। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है तो इसके पीछे आग लग जाती है ना, आग लग जाती। तो ये जो अट्रैक्शन था किसका अट्रैक्शन बच्चों? मैंने कहा अर्थ ने क्या किया? देखो अर्थ है, ये अर्थ है और ये रहा बच्चों एस्टेरॉइड, ये है ना, ये रहा एस्टेरॉइड। इन सब को अर्थ क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है ना, तो मैंने कहा ये एक फिनोमिना हो गया, ये एक घटना हो गई। तो इस प्रोसेस को मैंने ग्रेविटेशन नाम दिया। इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा बच्चों? ग्रेविटेशन का। तो बात आती है कि अगर ग्रेविटेशन है तो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होगा। तो न्यूटन ने बताया देखो ऐसा है,
ग्रेविटेशन जो होता है कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होता है। इन्हीं लॉज को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान सुनना बच्चों, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहा बच्चों मैंने कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या चीज बच्चों, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ। आपने कहा सर देखिए ऐसा है जो ग्रेविटेशन होता है ये दो लॉज के अकॉर्डिंग काम करता है। मैंने कहा कौन कौन सा? आपने कहा सर दो लॉज। मैंने पूछा बच्चों बताओ कौन कौन सा, तो आपने कहा सर ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। का नहीं समझ में आया? मैंने कहा देखो स्पेस था, फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस मतलब आप अंतरिक्ष में चले गए एकदम अर्थ के बाहर स्पेस में है ना, वहां आपने कहा सर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। फ्री स्पेस में दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। आपने कहा सर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है बच्चों? स्मॉल है। आपने कहा मास m1 m2 है, डिस्टेंस स्मॉल r है। आपने कहा सर ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स होगा, आपने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक, ये हो गया फर्स्ट लॉ। क्या हो गया बच्चों? ये फर्स्ट लॉ। फिर आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। आपने कहा सर जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, आपने कहा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों? बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? इसको आपने कह दिया सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ। तो अगर ये दो लॉज आपको मिल गए तो आप लोगों ने बच्चों पहले भी कई बार पढ़ा है, फोर्स इसके भी स्क्वायर के इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने किया क्या? फोर्स एक साइड में पड़ा रहेगा और बाकी इन दोनों को m1 m2 और 1/r², इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो आपने कहा m1 इंटू m2/r²। ये आ गया आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आई बच्चों? ये क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसको बता रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को। यहाँ F क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपने कहा ये क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, मैंने कहा आपने कहा सर देखिए ऐसा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G m1 m2/r²। मैंने कहा बात तो सही है, गड़बड़ हो गई। आपने ये लिखा है ना, आपने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², ये लिखा हुआ। तो मैंने कहा देखो बच्चों ऐसा है, जो ग्रेविटेशन होता है, आपने कहा यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा, इसका क्या करें? तो आपने कहा सर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपने कहा F और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके आपने इक्वल्स टू का साइन लगाया और प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या लग जाएगा? कांस्टेंट K, और K m1 m2/r²। आपने कहा सर एक्सपेरिमेंट करके आपने इस K की वैल्यू निकाली। इस K की वैल्यू कितनी आई? आपने कहा सर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपने कहा सर ये जो है इसको आपने कहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने कहा अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या कहा बच्चों? मैंने कहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो आपने कहा सर K की जगह मैं इसका नाम G लिख दूं क्या? नाम था, क्यों क्या नाम था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम था बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसीलिए मैंने इस K का नाम बदल करके क्या लिख दिया? कैपिटल G। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया? आपने कहा K की जगह अगर आप कैपिटल G लिख देंगे तो आपने कहा F इक्वल्स टू G m1 m2/r²। G m1 m2/r²। आपने कहा सर ये फॉर्मूला बना हुआ, मैंने कहा ये लिखा हुआ है। बात समझ में आई बच्चों? फॉर्मूला कैसे आया? आपने कहा सर कैपिटल G क्या है? कैपिटल G को आप कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने कहा अच्छा इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? कांस्टेंट है तो कभी जो है चेंज तो होगा नहीं।
कांस्टेंट है तो कभी चेंज होगा नहीं। मैंने कहा अगर चेंज होगा नहीं तो वैल्यू फिक्स होगी। अगर वैल्यू फिक्स है तो पूछा गया वैल्यू कितनी होगी। आपने कहा कैपिटल G इक्वल्स टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया है ना। आपने कहा सर ये तो बहुत सही बात हो गई। आपने कहा सर यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या डिनोट कर रही है। मैंने कहा F डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। F डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, G डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर आपने कहा सर m1 क्या है। मैंने कहा मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैंने कहा m2 क्या है। आपने कहा सर मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक, पूछा गया r क्या है। आपने कहा सर r जो है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट है ना, डिस्टेंस। या जिसको आप अगर और अच्छे से लिखना चाहो, लैंग्वेज चेंज करना चाहो तो आप लैंग्वेज छोटी सी चेंज कर दो, कह दो जो r है वो है सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो सेपरेशन है उसको आपने क्या किससे डिनोट कर दिया बच्चों, r से। तो आपका फॉर्मूला बन के आ गया F इक्वल्स टू G/r²। अब ध्यान सुनो बच्चों, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को, इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को जो कि अर्थ के कारण आ रहा है। मैंने क्या कहा बच्चों, अर्थ के कारण आ रहा है। अगर अर्थ के कारण आ रहा है तो आप कह देंगे उसको क्या, ग्रेविटी। अर्थ के कारण बच्चों जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आता है, या यूं कह दूं कि अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है ना, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करती है, पुश नहीं करती। ध्यान रखना, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन कर सकता है, कभी रिपल्सन नहीं कर सकता। तो हमेशा पुल कर सकता है, पुश कभी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर अर्थ के कारण आया तो आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स को शॉर्ट में कह देते, क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटी। या तो पूरा बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, या फिर सीधा सीधा कह दो ग्रेविटी, है ना। तो इतना बड़ा बोलने के बजाय छोटा सा बोल दिया मैंने, इतना सा, और कोई खास चेंज नहीं है। तो अब देखो आगे बात आती है। मैंने कहा अच्छा न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। आपने फॉर्मूला देखा, अगर फॉर्मूला देखा तो न्यूमेरिकल लगाने। मैंने कहा न्यूमेरिकल चलो लगाया जाए। तो यहाँ कह रहा है इफ द मास ऑफ अर्थ इज दिस एंड मून इज दिस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस, देन कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, है ना। तो मैंने कहा अच्छा सोल्यूशन करते हैं। आपको दिया क्या है, आपने कहा मास ऑफ अर्थ, मैंने ME से दिखा दिया, क्या 6 × 10⁻24 kg। बहुत ज़्यादा है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा है। फिर मुझसे पूछा गया कि मून का मास कितना है, तो मैंने कहा m मास ऑफ मून 6.37 × 10⁻6, गड़बड़ हो गई, डिस्टेंस है। मैंने कहा मास कितना है 7.4 × 10⁻22 kg। अच्छा सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कितना है बच्चों, 6.37 × 10⁻6 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी हर क्वांटिटी को आप SI यूनिट में रखेंगे। हर क्वांटिटी किस में रखेंगे बच्चों, SI यूनिट में। अच्छा अब आपने कहा सर फॉर्मूला लगा देते। फॉर्मूला क्या है बच्चों, F इक्वल्स टू G m1 m2 होता है। यहाँ m1 क्या है, अर्थ, आपने कहा मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मून अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम। मैंने कहा कैपिटल G की वैल्यू कितना है, आपने कहा 6.67 × 10⁻11। ME कितना है बच्चों, आपने कहा 6 × 10⁻24। फिर आपसे कहा गया मून का मास कितना, आपने कहा 7.4 × 10⁻22। ठीक, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, आपने कहा सर r² से। आपने कहा 6.37 × 10⁻6, और इसका क्या बच्चों, स्क्वायर। और जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे
है ना। कैलकुलेशन घर पे करना बच्चों, कैलकुलेशन घर पे करना। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 394.5 न्यूटन। बात समझ में आई बच्चों, 394.5 न्यूटन। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों काफ़ी कम होता है ना। मैंने कहा इतना न्यूटन फोर्स आएगा। आप कैलकुलेट करके घर पे आराम से देख लेना, चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे ब्लैंक स्लाइड है, उसी को सॉल्व करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है, इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मैंने कहा ये रहे आपकी अर्थ और ये रहा, सॉरी ये रहा आपका सन, मैंने कह दिया यहाँ कुछ दूरी पर आपकी है अर्थ। ठीक, अर्थ और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस आपने कहा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स होता है ना। 15 करोड़ किलोमीटर्स होता है बच्चों। तो अब इतना उन दोनों के बीच डिस्टेंस है। आपसे कहा गया कि अर्थ और सन के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताओ। आपने कहा सर F इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। आपने कहा सर कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू पुट की आपने कहा कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻11। ठीक, अर्थ का मास आपसे पूछा गया, आपने कहा 6 इंटू 10⁻24। फिर आपसे कहा गया सन का मास कैलकुलेट करो, तो आपने कहा 2 इंटू 10⁻30। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, आपने कहा सर 1.5 इंटू 10⁻11 इसका स्क्वायर करना है आपको, 10⁻11 का स्क्वायर। कैलकुलेट किया जाए क्या? अच्छा चलो, पिछला वाला तो होमवर्क समझ लेना, इसको मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ। क्या क्या लिखा था बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 2 इंटू 10⁻30, ऐसा कुछ लिखा था क्या? 2 इंटू 10⁻30 ऐसा लिखा था। आपने कहा सर डिवाइड किया था मैंने, किससे डिवाइड किया था? आपने कहा सर आपने डिवाइड किया था 1.5 इंटू 10⁻11 इसका स्क्वायर। सब ओपन कर लो, सॉल्व करते हैं। 6.67 इंटू इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया, आपने कहा सर 12। फिर क्या लिखा 10⁻11 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 1.5 का आपने स्क्वायर किया, कितना है बच्चों 2.25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा क्या? 22 आ जाएगा क्या? कैलकुलेट करते हैं आगे। ये ऊपर चला जाएगा 6.67 अपॉन 2.25 इंटू 12 इंटू आपने कहा इसको सॉल्व करो बच्चों, कितना आया? आपने कहा 24 में से 11 चला गया, कितना बचा 13 प्लस 30 कितना आया बच्चों 43 है ना। और ये अपॉन में 22 था, ऊपर चला गया -22 हो गया क्या? कैलकुलेशन ध्यान देना। अच्छा एक चीज़ ये देखो 2.25 है ना, 2.25 है, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6.75 अप्रॉक्स इक्वल है क्या? मैंने कहा लगभग 3 गुना 3 टाइम्स इंटू 12 और इंटू कितना 10 पावर, इसको आप सब्सट्रैक्ट करो कितना आएगा बच्चों? आपने कहा सर आ जाएगा इसमें 21, 12 3 जा 36 इंटू 21। अच्छा कुछ ज़्यादा ही फोर्स आ गया क्या? 36 इंटू 21 न्यूटन, या आप इसी को कह सकते हैं, इसी कह सकते हैं बच्चों 3.6 इंटू 10⁻21 न्यूटन। क्यों? क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। बात समझ में आई? कैलकुलेशन घर में एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक, तो आज बच्चों आपका जो सेशन था वो छोटा सा था, इतना ही। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कैसे आती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर वेट पर आ जाएंगे और मास पे आ जाएंगे। ठीक बच्चों, आज का सेशन इतना रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।